गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 25 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज का जो न्यूज़पेपर है वो अगेन बजट से ही यहाँ पर जो आर्टिकल है रिलेटेड उनसे भरा हुआ है। कल मैंने आप लोगों को डिटेल में बजट समझा दिया था, तो आज हम ऊपर से इन सभी आर्टिकल को देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ और आर्टिकल्स भी लेकर आई हूँ जो हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो हमारे लिए अदर एस्पेक्ट में सिलेबस के साथ में रेलेवेंस रखते हैं। साथ ही में हम इसके अंदर आज मेंस से रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे जो बेशक बजट से रिलेटेड हैं, लेकिन बजट में या आर्टिकल्स में उनको उस तरीके से नहीं बताया गया है जैसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। तो उस तरीके से हम मेंस से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर करेंगे। चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो है वो चाहिए हो स्टैटिक के सब्जेक्ट्स के भी और करंट अफेयर के भी, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर जाकर इस हैंडल से भी ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। चलिए आज के पहले आर्टिकल को देखते हैं। स्मॉल सर्विंग मैनी प्लेट्स, यानी कि प्रेजेंट किया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। उन्होंने लगातार अपना 7वीं बार जो बजट है उसको प्रेजेंट किया। हम लगातार देख रहे थे, रीज़न हमें पता था, इंटरिम बजट को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था मार्च अप्रैल के अंदर। रीज़न बिहाइंड दैट हमें देखने को मिला था कि क्योंकि इस साल होने वाले थे जनरल इलेक्शन। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो क्यों चाहेगी कि उनसे पहले जो गवर्नमेंट बजट बना के गई हम उसी को चलाए। ये तो ज़रूरी नहीं होता है ना कि यहाँ पर थर्ड टर्म भी जो पीएम मोदी की थी वही आनी होती। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब की बार इंटरिम बजट को यहाँ पर लेकर आया गया, पहले से ही संविधान में हमारे जो है इसको मेंशन कर दिया गया है। बहुत काफ़ी पहले से ही हम इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंटरिम बजट हो जाए जो कि 2 से 3 महीने का बनाया जाए, उसके बाद जो जनरल बजट है वो इलेक्शन होने के बाद जब गवर्नमेंट आ जाती है वो अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। वही हम देख रहे हैं कि जुलाई के महीने के अंदर जो कि बजट यहाँ पर अप्रैल या फिर जो लास्ट ऑफ मार्च होता है वीक बिल्कुल, या 1 अप्रैल होता है तब आना हो, ये वो क्या है 2 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है। रीज़न हम आप लोगों को अच्छे से इसके पीछे समझ में आ गया। अब हमने कल सब कुछ देख लिया था बजट के बारे में। अगर किसी ने अभी तक मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप बेशक से जाकर उसको पहले देख लीजिए। इसको बेशक यहाँ पर बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ऊपर से पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमने डीपली देखा था कि कैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के लिए, स्मॉल बिजनेसेस, मिडिल क्लासेस, इन सभी के लिए अलग अलग जो यहाँ पर प्रोविजंस हैं उनको लेकर आया गया। 5 से 6-7 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड की गई, प्रायोरिटाइज़ की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया डिफेंस को। देन इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर। सबसे कम जो मिला था वो हम देखते हैं आईटी को मिला था। तो ये सब हमें थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यादें रखने की लायक हैं, उन चीज़ों को हम याद भी रखेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है। दूसरा आर्टिकल बात करता है कि पर्सनल इनकम टैक्स के जो स्लैब है उनको रिवाइज़ कर दिया गया है। तो कैसे रिवाइज़ किया, इसको आसान बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए टेबल भी बना दिया जिससे आप लोग समझ पाएंगे। पहले क्या होता था कि जो भी 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाता था उसको 0% टैक्स देना होता था। अब ये 2.5 लाख क्या महीने का है? ऑब्वियसली नॉट, इट इज़ एनुअल इनकम, साल में जो 2.5 लाख कमा रहा है। फिर जो 2.5 से 3 लाख कमाता था तो उनको 5.20% का जो टैक्स था वो देना होता था, ठीक है। इसमें हालांकि ये एक ऐसा टैक्स का स्लैब है जिसके पीछे आप आईटीआर को भी भर सकते थे, दैट शुड बी इनकम टैक्स रिटर्न। और इसके बाद में इसका आपके जो पैसे थे वो वापस आ भी जाते थे कुछ महीनों के बाद में। लेकिन अब 3 लाख तक बिल्कुल 0% यहाँ पर कर दिया गया है। 5 लाख तक अगेन वही सेम रखा है। फिर 5 से जो 6 लाख कमाते थे लोग उनके ऊपर टैक्स लगता था 10%। अब जो 5 से 6 लाख के बीच में आते हैं उनको भी 5.20% ही टैक्स देना होगा। फिर जो 6 से यहाँ पर 7.5 लाख कमाते थे उनको भी 10.40% देना पड़ता था, जो कि अभी 7 लाख तक का 10.40 ही कर दिया गया है। 7 लाख तक का यहाँ पर इतना है। फिर 7.5 से 9 लाख के बीच में जो होते थे उनको 15% देना पड़ता था, इसको भी कम किया गया है अब की बार 10.40 पे। फिर जो 10 लाख तक का था उनको 15.60% देना पड़ता था, उनको अभी भी 15.60% ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 10 लाख से 12 लाख का जो रेंज थी उसको 20% पहले टैक्स देना पड़ता था, अब उनको 15 साढ़े 15% जो है वो देना होगा।
और अबाउट 12 लाख या 15 लाख की जो रकम है उसके बाद तो डायरेक्टली 30% ही लग जाता है। तो फिर आप कितना ही कमाइए उसके बाद आपको 30% देना होता है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। प्रेजेंट स्लैब जो है 3 से 6 लाख वाला वो एक ऐसा ब्रैकेट लायबल बना दिया गया है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, मिनिमम्स यहाँ पर 5% को अनचेंज रखा है। अब एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बजट से रिलेटेड ही बात कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, डिफेंस में तो सबसे ज़्यादा जो बजट है उसने एलोकेट किया ही है पैसे को। यहाँ पर स्पेस की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लगभग 1000 करोड़ जो है वो अलग से वेंचर कैपिटल रख दी गई है कि स्पेस में कोई अगर स्टार्टअप कर रहा है तो उनको ये पैसा बिल्कुल दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से यहाँ पर ये मार्जिनल राइज के साथ मिला है, 0.02% का राइज दिखाई दे रहा है 2024-25 यूनियन बजट के अंदर, जिसको रिवाइज एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए पूरे साल के लिए स्पेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है उसको क्या करने वाली है, देने वाली है। इसी में काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो सकते हैं, जैसे इनसेट सैटेलाइट सिस्टम जो है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया गया था पहले भी। इनसेट यानी कि IN से बनेगा इंडिया एंड सेट से बनता है हमेशा कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो सैटेलाइट। अगर स्पेस में कहीं पे सेट किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है सैटेलाइट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इनसेट हमें पता है हमारे वेदर के लिए बनाई गई है। इनसेट हमारी जो लोकेशंस होती हैं उसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर क्या कर पाए, मैपिंग वगैरह कर पाए, तो उन चीज़ों के लिए बना जा चुकी हैं। अब अगर हम सीतारमण जी की माने तो जो ये पुल है 1000 करोड़ का, ये लगभग 120 मिलियन डॉलर के आसपास में है। ये वेंचर कैपिटल रखी गई है स्पेस के स्टार्टअप के लिए। अब ये स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी आए, और जैसे आप लोगों ने अमेरिका में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को देखा है, और जो आज के समय पे वहाँ पर क्या करती है, सैटेलाइट्स वगैरह को ऊपर भेजती है। इसके अलावा बहुत सारे काम वहाँ पर किए जाते हैं। वैसे ही इंडिया में भी हमारा इसरो तो रहेगा ही, इसरो तो काम करेगा ही, लेकिन साथ में प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं वो भी स्पेस के अंदर अपनी जगह बना लें, आ जाएँ, स्टार्टअप करें। इसरो के पास हमें पता है कि जितने हमारे पास में यहाँ पर व्हीकल हैं उससे कम हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं। लगभग 3 गुना ज़्यादा सैटेलाइट्स को भी इसरो क्या कर सकता है, ऊपर स्पेस में भेज सकता है। लेकिन क्योंकि प्राइवेट कैप्चर इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट को, तो इसी वजह से जो इम्प्रूवमेंट है वो कम दिखाई दे रहा है। तो अब कोई भी स्टार्टअप करेगा तो उसको क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी। मे बी इट कैन बी मॉनेटरी हेल्प एज वेल। तो यही सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से फ़िलहाल के लिए समझ में आ रही हैं। एंजल टैक्स को भी रिमूव कर दिया गया है इसी के साथ में। कैसे, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो जो स्पेस इंडस्ट्री होगी और उसके अंदर जब यहाँ पर स्टार्टअप किए जाते हैं तो स्टार्टअप के समय पे जब कोई इन्वेस्टर आपको पैसा दे रहा है तो उनको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर, यानी कि वो एंजल की तरह आके आपकी मदद कर रही हैं। एंजल में काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है उस पैसे के ऊपर भी, लेकिन हम देखते हैं कि इसी साल में गवर्नमेंट ने, पहले भी जब इंटरिम बजट आया था तो उसमें भी 100% जो ऑटोमेटिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है FDI सैटेलाइट कंपोनेंट के अंदर, उसको यहाँ पर एंजल टैक्स से रिमूव कर दिया था कि आपके ऊपर नहीं लगेगा। और 74% जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेटर्स हैं, 49% जो रॉकेट्स एंड स्पेस पार्ट्स होते हैं उनको भी रिमूव कर दिया गया है। अगेन ये भी क्या करेगा, लोगों को मोटिवेट और प्रमोट करेगा कि ठीक है यहाँ पर टैक्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देना है, आप लोग क्या कर सकते हो, इस इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है डिफेंस के बारे में। अगेन मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे डिफेंस जो है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या मिला है, पैसे दिए गए हैं। अलोकेशन की बात करें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ डिफेंस मिनिस्ट्री को दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा कम है अगर हम रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से देखें 2023-2024 से कंपेयर करके। डिफेंस मिनिस्ट्री का ये भी बोलना है कि ये फंडिंग जो है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर क्या करेगी, प्रमोट करेगी, ताकि हम स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉर्डर एरियाज़ के अंदर उसको बना सकें। अब इसमें और कुछ बातें की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये जितना 6.5 लाख करोड़ की जब हम बात करें तो ये हमारे पूरे बजट का लगभग 12.9% यहाँ पर
बनता है। तो ये फंड जो होगा ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरी परसेंटेज के पॉइंट पे निकाला जाएगा। कैपिटल आउटलेट जो है वो लगभग हम देखेंगे कि यहाँ पर 1,72,70,000 की करोड़ की यहाँ पर है, जिसकी काम होगा आर्म फोर्सेस को देना 6 लाख करोड़ में से। तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो यहाँ पर लाख करोड़ से ज़्यादा जो कैपिटल है वो आर्म फोर्सेस को दिए जाएंगे। फिर 1,05,000 तक की जो होगी वो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट, जो आर्म्स होते हैं जो हम बनाते हैं हथियार, उसमें लगाएंगे ताकि आत्मनिर्भर भी हम बनते रहें। राजनाथ सिंह के द्वारा ये हमें बताया गया है। इसके अलावा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी 30% से ज़्यादा अलोकेशन दी जाएगी। जितना भी उनको पहले अगर यहाँ पर 1 लाख करोड़ मिलते थे तो कितना मिलेगा उनको, 1,30,000 करोड़। तो इतना उनका ये बनाया गया होगा। वैसे ये इतनी होती नहीं थी पहले, जब हम देखते हैं एलोकेशन लगभग यहाँ पर 6,500 करोड़ की दी जाती थी, उसको अभी एक्सेलरेट कर दिया गया है। कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो एलोकेशन है 6,22,000 लाख करोड़ की, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर बताती है कि हम और जगह पर भी उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे 20% जो इस्तेमाल होगा वो कैपिटल में जाएगा, 14.8% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 30.66% जो होगा वो अलाउंसेस वगैरह जो हम सैलरी देते हैं सोल्जर्स को उनमें चला जाएगा। फिर जो 22.7% है वो जाएगा पेंशन के अंदर। 4.7% यहाँ पर होगा सिविल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि अगेन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ही काम करती है। लगभग 400 करोड़ रुपए ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर दिए जाएंगे इनोवेशन के लिए, यानी कि आप लोग क्या करो, अलग तरीके से सोचो, रिसर्च करो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आदित्य स्कीम यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखनी है कि आदित्य स्कीम क्या है, रिसर्च के लिए बनाई गई है। तो आदित्य स्कीम के अंदर भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और ये आदित्य स्कीम जो है किस रिसर्च के लिए बनाई गई है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी डिफेंस एक्टिव डेवलपमेंट हो सकता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। कोस्ट गार्ड का भी ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है। इंडियन जो कोस्ट गार्ड है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए उनको भी 7,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि अभी 6% कम है अगर हम रिवाइज एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 24 को देखें तो। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाती हैं अलग अलग पैरामीटर्स ऑफ द बजट। अब नेक्स्ट आर्टिकल बात करें वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स। वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स को भी यहाँ पर ज़्यादा पुश देने की कोशिश की गई है। पहला यूनियन बजट ऐसा है ये जो कि अब जो तीसरी बार नई गवर्नमेंट बनी है उन्होंने प्रेजेंट किया, राइट। तो हर साल हम देखेंगे 5 बजट यूजुअली प्रेजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि कैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि 3 लाख करोड़ रुपए जो होंगे वो स्कीम्स में जाएंगे। और ये भी कौन से स्कीम में जाएंगे, जो कि यहाँ पर गर्ल्स एंड वुमेन्स दोनों को क्या कर सके, बेनिफिट कर सके, फ़ायदा पहुँचा सके। अब इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने एक स्कीम को अगेन प्रमोट किया है। ये स्कीम क्या है, चलिए समझते हैं। स्कीम यहाँ पर होगी वत्सल्य। वत्सल्य के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो वुमन है और ख़ास करके वर्किंग वुमन जो होती है उनके लिए अलग अलग यहाँ पर वर्किंग हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, सो दैट दे कैन स्टे, उनको ज़्यादा यहाँ पर रेंट वगैरह ना देना पड़े, वो आराम से अपना काम भी कर पाए, एम्प्लॉय भी रह पाए और हॉस्टल्स के अंदर रह भी पाए। तो ये सारे काम किए गए। इसके अलावा इसी के अंदर में एक पेंशन स्कीम भी है। इसमें क्या होगा कि पेरेंट्स जो होंगे जब तक उनकी बच्ची या जो लड़की है वो यहाँ पर अडल्ट नहीं हो जाती है तब तक उनके नाम से क्या किया जा सकता है, ये कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, कुछ जो पैसा होगा वो पेरेंट्स की तरफ से मिलेगा, और जब वो अडल्ट हो जाएंगे तो उनको ये पूरा का पूरा जो पैसा वो दे दिया जाएगा। अगर वो चाहें तो इसको नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि कुछ समय के बाद में जब उनकी जो वर्किंग एज है वो उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं रहेगी तो उनको हर महीना पेंशन उनका मिलता रहेगा। तो ये भी हम इसमें देख पाते हैं। हाउसिंग स्कीम को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। हाउसिंग के अंदर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हैं जिनको दिया गया है।
तो हाउसिंग में जो ये पैसे दिए गए हैं इसमें ज़्यादातर जो अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए जो पीएम आवास योजना है उसके तहत पर कोशिश की जाएगी कि लोग जो है वो क्या कर सकें, आराम से सब लोग पक्के घरों में एटलीस्ट रह सकें। तो पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको 2.2 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए दिए जा रहे हैं। इसी में जो यूनियन बजट 2024-25 है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि वो सब्सिडीज़ जो होती हैं लोन्स करने के लिए उनको भी सब्सिडीज़ देंगी, सो दैट लोन वगैरह इजीली यहाँ पर अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। ऐसा ना हो कि घर खरीदने के चक्कर में इतना लोन हो जाए कि जो इंसान घर खरीद रहा है वो उसमें रहना ही ना चाहे। तो ऐसा सारी चीज़ें ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट भी क्या करेगी, वो सब्सिडी देगी कि कुछ जो लोन का पार्ट है वो क्या करते हैं, हम आपको दे देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर। नाउ अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे चलते हैं कि क्या यहाँ पर बातें हो रही हैं। देखिए, बातें की जा रही हैं फ़िलहाल इंटरनेशनल रिलेशन की। इंटरनेशनल रिलेशन में भी बजट के अंदर हमने हमारे नेबर्स के साथ में कितनी कितनी अलॉटमेंट की है वो हम देखेंगे। नेपाल, श्रीलंका, सेशेल्स, यहाँ पर ज़्यादा फंड दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उनकी तरफ से ये बात आई है। इंडिया के जो नेबरहुड हैं उनके साथ में ऐसे ही हम कोई दया तो नहीं कर रहे, हमें क्या मतलब नहीं, उनके साथ में हम बना रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, विकास करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंडिया का भी फ़ायदा होगा, प्लस हमारा जो नेबर कंट्री है उनका भी यहाँ पर फ़ायदा जो होगा वो देखने को मिलेगा। नेपाल को हम देखते हैं कि इसी के तहत पे फ़िलहाल 700 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट की गई है कि 700 करोड़ रुपए किसको मिलेंगे, नेपाल को। हालांकि ये बहुत बड़ा जंप हो गया, 150 करोड़ रुपए पिछली बार अलॉट किए गए थे और उससे डायरेक्टली 700 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। नाउ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को यहाँ पर मिले हैं चलिए मैं इसको पेन से लिख देती हूँ सो दैट आप लोग बाद में याद रख पाएँ। नेपाल को मिले हैं लगभग 700 करोड़। बात करें कि श्रीलंका की, तो श्रीलंका को यहाँ पर मिले हैं 245 करोड़। इम्प्रूव हो गया है उनका भी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ की, जैसे कि सेशेल्स की, तो उनको जो बूस्ट था वो कभी 30 करोड़ का मिलता था, फ़िलहाल उनको 10 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ है जिनका घटाया गया, अभी तो इनको क्या हो रहा है कि ठीक ठाक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे कि भूटान की बात करें तो भूटान जो लार्जेस्ट रिसिपिएंट होता था यहाँ पर हमारी तरफ से एनुअल एलोकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, उनमें थोड़ी सी फंडिंग में डिप दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय पे जो टोटल फंडिंग है इस साल की वो लगभग 2000 करोड़ थी और अब उनको 362 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ थी। बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो भी चल रहा है और ख़ास करके म्यांमार के अंदर जो अभी अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस चल रही हैं वहाँ पर, तो इसी वजह से म्यांमार के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एलोकेशन है उसको कम किया जा रहा है। तो म्यांमार में भी जो हम पहले 400 करोड़ के आसपास देते थे उसको हमने लगभग 200 करोड़ पे कर दिया है यहाँ पर। एंड बांग्लादेश की बात करें या मंगोलिया की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, तो उनको भी हमने एलोकेशन जो है वो कम यहाँ पर दी है इस साल के अंदर। तो ये हमारी कुछ अलग अलग यहाँ पर कंट्रीज़ थी जिनको हमारे बजट के अंदर इम्पोर्टेंस दिया गया है। इससे नेपाल की तरफ हमारे अच्छे होते, पॉजिटिव होते हुए रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से देखा जा सकता है। अगेन श्रीलंका इज़ ऑल्सो गुड, और जिन जिन कंट्रियों की ये कम किए गए हैं तो उनके ऊपर भी हमें अब ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी इम्पोर्टेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चलिए समझते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके तहत पे क्या करना होता है कि बायोटेक्स के साथ में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है जिससे जो ह्यूमन्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर बात कर रही हैं कि जो एक ड्रग है, ड्रग यानी कि मेडिसिन, फार्मिक, यहाँ पर जब हम ड्रग्स की बात करें तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं। मेडिसिन की भी ऐसी की बात कर रहे हैं जो कि क्लोथ्स को ट्रीट करती है, यानी कि जो थक्के बन जाते हैं, खून के क्लोथ्स बन जाते हैं, बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं,
उनको ये ट्रीट करती है, उसको ठीक करती है, और वो काम आएगी कोबरा वेनम डैमेज के अंदर भी। जब कोबरा किसी को काट लेता है और अपना जहर छोड़ देता है, और इतना ख़तरनाक ये जहर इनका होता है, इनका वेनम इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि मोस्टली जिनको भी ये काटते हैं या तो उनकी डेथ हो जाती है, बीइंग इट्स एनिमल और ह्यूमन, या फिर कोई अगर फॉर्चुनेटली बच भी जाता है तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको परमानेंट डिसेबिलिटी के सहारे अपना जीवन गुजारना पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ख़ास करके ट्रॉपिकल रीजन की जो कंट्रीज़ है जहाँ पर स्नेक वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड स्नेक डिजीज़ और स्नेक जो बाइट्स है वो एक गरीब लोगों की बीमारी मान ली जाती है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर हुआ नहीं है इवेंचुअली। अगर हम कोबरा की बात करें तो देखिए, कोबरा जो है वो हम देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.2 मीटर लॉन्ग यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो होती है, और काफ़ी ख़तरनाक होता है। वेनम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बॉडी के सेल्स में जाकर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। विद इन 1-2 आवर के जो जिसको भी काट लेता है उनकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लगभग एक साल में 1.4 लाख जो पीपल्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, और इसी वजह से उनकी एनुअली डेथ हो जाती है। तो किलिंग भी हम इसको बोल सकते हैं कि स्नेक क्या कर रहे हैं, मार रही हैं। स्पेशली अगर बात करें ट्रॉपिकल रीजन अफ्रीका एंड एशिया की, तो वहाँ पर तो ये सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं, राइट, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में है, उसी क्षेत्र के अंदर स्नेक्स को रहना पसंद होता है। अब हमने इसको इलाज करने के लिए आज तक किया क्या था, और ये ड्रग क्या है। देखिए, आज से पहले जब तक हम इस ड्रग्स की बात नहीं करें, क्योंकि इसका अभी क्या है, ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल होना बाकी है, अभी जस्ट हमारे पास ये एक स्टडी छापी गई है। इससे पहले क्या की जाती थी, एंटीबॉडीज़ बनाई जाती थी, वेनम की एंटीबॉडीज़। अब ये कैसे बनाई जाएंगी, कुछ जो जहर होता है स्नेक का उसको लिया जाता था, और उसको मैमल्स यानी कि जैसे घोड़े वगैरह हैं, इनके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ जो जहर है उसको डाल दिया जाता था वेनम को। अब ये जो वेनम है ये इस मैमल की बॉडी के अंदर भागते ही एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो उसकी डेथ हो सकती है, इम्यून सिस्टम काम करेगा। अब ये जो एंटीबॉडी बनी है किसी भी हॉर्स के अंदर में, किसी मैमल के अंदर में, उसकी बॉडी से उसके ब्लड के कुछ भाग को बाहर निकालना, और उस ब्लड से वो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उनको बाहर निकाल देना। दैट इज़ द ओनली यहाँ पर हमारे पास वे जो कि जिससे हम ठीक कर सकते हैं। सो एक ही ये तरीका था, दिस इज़ द ओनली वे टू ट्रीट पीपल हु गोट बाइट बाय द स्नेक्स। जब ऐसा होता था तो अब क्या किया जा रहा है कि ये तो कम बनेगा, आप इसको मास प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाओगे, नहीं तो जो मैमल है उसकी भी जान को खतरा। तो मास प्रोडक्शन इसकी कम हो पाती थी लोगों को, क्योंकि एक ही जो कोबरा वगैरह स्नेक है वो सभी के वेनम पे काम नहीं कर रहा, कुछ जो स्नेक है वो मोस्टली यहाँ पर एंटीबॉडीज़ जिनकी उन पे काम करते हैं, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग ऑन एवरीवन। अभी क्या किया गया है कि ब्लड थिनिंग, ब्लड को पतला करने के लिए जो मेडिसिन यहाँ पर लाई गई थी, जो ड्रग लेकर आई गई थी, वो बताती है कि वो अच्छे से काम कर रही है। अब ये कैसे पता चल रहा है, जनरल साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन की एक टीम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, कैनेडियन, कोस्टा रिकन, ये सब ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि टिंजापेरिन नाम की जो ड्रग है वो क्या करती है, वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर जो स्नेक वेनम कर जाता है, कोई अपना जहर छोड़ जाता है बाइट के बाद में, उससे जो सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये सच में प्रूफ होता है, एटलीस्ट एनिमल्स में, और माइस चूहे होते हैं, सभी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उन्हीं पे होते हैं, तो उनके ऊपर तो ये बिल्कुल ठीक बैठी है। अब देखने की बात है कि क्या ये ह्यूमंस के लिए भी इतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो बहुत सारे साइंटिस्ट का बोलना है कि ये बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यूपीएससी मेन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को, जैसे कि आईसीजे की यहाँ पर रूलिंग आ चुकी है। इजराइल ने जो ऑक्यूपेशन किया है वेस्ट बैंक के ऊपर, आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने इजराइल को यहाँ पर जिम्मेवार ठहराया है कि उन्होंने ऑक्यूपेशन किया हुआ, कब्ज़ा किया हुआ है
वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम के ऊपर, जो कि इलीगल है। ऐसा इजराइल कर नहीं सकता और उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या कर देना चाहिए, इस कब्जे को छोड़ देना चाहिए। तो वेस्ट बैंक, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इजराइल की लोकेशन कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हम गाज़ा को देख पाएंगे और इस रीजन को हम वेस्ट बैंक की तरह यहाँ पर देख पाएंगे। अब ये जो पूरा का पूरा इजराइल है, इन्होंने अब युद्ध में इस पर कब्जा नहीं किया। बहुत पहले एक 6 डे वॉर हुई थी कभी 1967 में। उसके बाद जो इजराइल कभी इतना होना चाहिए था, उसने इतना जो भाग है गाजा के इतने भाग को भी अपने अंदर में ले लिया और वेस्ट बैंक के इतने भाग को भी अपने अंदर में ले लिया और कभी वहाँ से वापस गए ही नहीं। अब गाज़ा के लोग, हमास जैसे जो ग्रुप है, वो इसी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी जो टेरिटरी है वो वापस चाहिए। तो ये लगातार इतने सालों से 1967 से लेकर आज 2024 हो चुके हैं, अब जाकर यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है। अब ये क्यों आई है, क्योंकि देखिए UNGA जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उनके द्वारा 2022 में रिक्वेस्ट किया गया था कि इसके ऊपर ICJ कुछ कार्रवाई करे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या होगा। ICJ जो होते हैं, ये बात तो सही है कि सारे के सारे इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे होंगे वो इनके पास जाएंगे, जस्टिस का ये कोर्ट है। लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि इनके फैसले नॉन बाइंडिंग होते हैं, इनके फैसले इन्फोर्सेबल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबल ये खुद नहीं करते हैं। इन्फोर्सेबल तब होगा जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी जो असेंबली है, जिसमें 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनको हम देख पाएंगे USA यहाँ पर होता है, फ्रांस होता है, जर्मनी इट्स देयर, उसके बाद हम चाइना को देख पाएंगे, देन देयर इज़ रशिया। तो ये जब इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे पाँचों के पाँचों, तब ही इसके द्वारा दी गई जो यहाँ पर प्रतिक्रिया है या जो भी इसका जस्टिस का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो पाता है। खैर, हम देखते हैं कि कैसे इसने दिया है, क्या क्या इनके पीछे ऑक्यूपेशन का क्या मतलब है। तो आर्टिकल जो 42 यहाँ पर बात करता है, 1907 होग रेगुलेशन किया गया था। तो वो होग रेगुलेशन जो था उसके तहत में ही ये बात सामने आती है, आर्टिकल 42 के तहत में, कि कोई भी अगर मिलिट्री के थ्रू यहाँ पर कब्ज़ा करेगा किसी जगह के ऊपर और उसको नहीं छोड़ेगा, उसको एज अ ऑक्यूपेशन की तरह माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ पे कब्ज़ा कर रहे हो। ऑक्यूपेशन उसी टेरिटरी तक माना जाएगा जो कभी ओरिजिनली उस कंट्री की नहीं होती थी, राइट है। ओरिजिनली हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इशू चल रहा है वो तो जॉर्डियन के अंदर में आता था, लेकिन अब क्योंकि इजराइल ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, तो क्योंकि इन्होंने कोई यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी नहीं करवाया है, बल्कि टेम्परेरी लेवल पे ऑक्यूपेशन किया है, पावर ली है, तो इसी वजह से इसको ऑक्यूपेशन माना जाएगा। अब ICJ का ओपिनियन क्या है। देखिए, इज़राइल ने अब्यूज़ किया है कि यहाँ पर जो पैलेस्टाइन टेरिटरीज़ है उनको एनेक्स किया है इज़राइल की तरफ से। ये उनका पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, स्टैंड रहा है। इज़राइल के सेटलमेंट पॉलिसी एंड मिलिट्री मेजर जो है पैलेस्टाइन के ऊपर, वो ऑक्यूपाइड करते हैं टेरिटोरियल अगेंस्ट उनकी इच्छा के, जो कि आर्टिकल 49 को 4th जिनेविया कन्वेंशन जो था उसको भी ब्रेक यहाँ पर करता है। तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि ICJ जो है वो सीधा सीधा बता रहा है कि इज़राइल की यहाँ पर एक्चुअली में रही है मिस्टेक, गलती रही है, गलत किया है इज़राइल ने और अभी भी गलत कर रहा है इज़राइल। अभी चलते और समझते हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नज़रिए से। तो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उन्होंने क्या किया है कि अभी बजट के अंदर भी जो इम्प्लीमेंटेशन है डिस्कॉम्स के लिए वो भी दिए हैं कि कैसे मुफ्त बिजली योजना PM सूर्य घर यहाँ पर इस्टेब्लिश होनी चाहिए। कौन है इसके पीछे? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पर इसके लिए काम करने वाली है। बात करें तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अब सूर्य घर है, यानी कि घर को क्या बनाना है, सोलर सिस्टम से बनाना है, तो रूफ टॉप के ऊपर क्या लगेंगे, यहाँ पर सोलर पैनल्स लगेंगे। अब इसके बेनिफिट यही है कि लगभग 1 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जिनको 300 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की आती है वो क्या मिलेंगी, फ्री में मिलेगी। अगर 300 यूनिट तक आपका बिल है तो आपको कोई भी पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का।
गवर्नमेंट यहाँ पर सोलर पैनल अगर कोई ख़रीद रहा है तो उनको भी क्या देगी, सब्सिडी देगी। कोई चीज़ है जो 1 लाख रुपए की आती है, अब लेकिन क्योंकि आप सोलर पैनल ले रहे हो, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है 30% हम देंगे, आप 70,000 में ले जाओ इसको। यानी जिससे ख़रीदा उसको 70,000 आप दे देंगे जो ख़रीद रहा है सामान, और 30,000 आपकी जगह पे बचा हुआ गवर्नमेंट पे करेगी। ये होती है सब्सिडी, तो सब्सिडाइज करेगी गवर्नमेंट। यहाँ पर लोन्स भी अवेलेबल करवाएगी। अगर कोई सोलर पैनल लेना चाहता है तो बैंक से उनको लोन भी मिलेंगे और ईज़िली लोन मिलेंगे, सो दैट हम क्या कर सकें, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर सकें। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स होते हैं यहाँ पर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको भी अगर आपने अपने घर में सोलर पैनल लगाए हैं और आपने उनकी जितनी लाइट बनाई, जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई वो यूज़ नहीं की, तो अब आप उसको सोल्ड भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो इनको, जिससे आपको दुगना फ़ायदा हुआ। एक तो आपको अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहा है, दूसरा आप उससे बेच के यहाँ पर फ़ायदा भी कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बारे में। देखिए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत पड़ गई है, ये आर्टिकल हमारा मेनली बात कर रहा है। क्यों ज़रूरत पड़ गई है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ होंगे, इसीलिए इसके बारे में बात की जा रही है। रिफॉर्म्स यानी कि सुधार करने हैं, तो क्या क्या इश्यूज़ हैं पहले एक बार उनको देख लेते हैं। इश्यूज़ को देखिए तो क्या हो गया है ना, यहाँ पर माना जा रहा है कि लेजिस्लेशन जो है वो बुलडोजिंग हो गई है उसकी। यानी कि जो पूरा का पूरा कानून व्यवस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है ना, लगातार जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है यहाँ पर उनको क्या कर रही है कि मिनिमम या फिर नो डिस्कशन के साथ में ही पास कर दिया जा रहा है। दैट इज़ रॉन्ग। डिस्कशन करना, उसके ऊपर विचार लगाना, उसके ऊपर डिबेट करना, यही तो काम होता है विपक्ष का। तभी तो बहुत सारे जो बिल्स है वो कितने फ़ायदेमंद है, क्या उनका नुकसान है, इनको बनाया गया है, समय इसके लिए दिया गया है। अब बार बार गवर्नमेंट पे यहाँ पर दोष लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बिल्स को क्या कर रही हैं, मनी बिल बनाकर बेच दे रही है और मनी बिल बनाकर प्रस्तुत कर दे रही हैं। मनी बिल बना दे रही है तो इसमें क्या होगा कि वो राज्यसभा में भेजेंगे, तो अब राज्यसभा के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो मनी बिल के ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी कर सके। तो अगर वो नहीं भी देंगे अपनी पोजीशन या नहीं भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो 1 महीने में मान लिया जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। यानी कि राज्यसभा के पास पावर बहुत कम हो जाती है, बाईपास किया जा रहा है। ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुँच चुकी हैं। डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, डिस्कशन कम हो रहा है, जैसे कि नीट वगैरह के पेपर लीक हुए हैं तो गवर्नमेंट उसको जानबूझकर डिबेट्स वगैरह कम करी है। फिर मणिपुर के अंदर जो वायलेंस देखने को मिला उसके ऊपर कम डिस्कशन हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है जो कि डिस्कस कम किया जा रहा है। 17th लोकसभा की बात करें, अभी 18th लोकसभा बनी है इलेक्शन के बाद में, तो इससे पहले जो लोकसभा थी 17th, जो कि 5 साल तक रही यहाँ पर 2019 से लेकर 2024 तक, इस लोकसभा के अंदर जो बिल्स हैं वो माने जा रहे हैं कि उनको 2 घंटों से भी ज़्यादा कम समय के लिए डिस्कस किया गया और फिर उनको पास कर दिया गया, तो एवरेज ये निकल कर आया। तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी दशा को ये दिखा रहा है। पार्लियामेंट के डेज़ में भी डिक्लाइन हो रहा है। नंबर जो थे पार्लियामेंट की वो क्या था, 370वीं जो लोकसभा थी उसमें 331 से घटकर 274 यहाँ पर हो गए थे। तो 16th में हम यहाँ पर देखेंगे 2019 तक चली, तो ये नंबर्स में कम हो रहा है तो फिर काम भी कम होगा। स्क्रूनिटी जो है बिल्स के ऊपर वो भी पुअर है। यहाँ पर लगभग केवल और केवल 16% ऐसे बिल थे जिनको स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास में भेजा गया। तो ये सारे के सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें क्या चाहिए, फ़िलहाल में पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी हद तक सुधार लाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो क्या करें, अकाउंटेबिलिटी लेकर आओ। प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चंस जो डे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, इनिशिएट करने चाहिए, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्ड करना होगा टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चन। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, एक ऐसा न्यूट्रल प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जो ना सिर्फ स्पोक पर्सन की तरह काम करे रूलिंग पार्टी के लिए, बल्कि सभी को एनकरेज करे। बाय पार्टीशन सॉल्यूशंस होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। क्या क्या होना चाहिए कि दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे को अपोज भी करती हैं, उनको पूरा पूरा बोलने का अधिकार भी हो और दोनों मिलकर यहाँ पर जो सबके लिए अच्छा है उसको लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें करने की काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई देती है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रूरल वुमन इकोनॉमिक पोटेंशियल के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि कैसे जो यहाँ पर इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है 2024 की वो आ चुकी है। ILO की भी रिपोर्ट यहाँ पर आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें समझ में आता है कि रूरल जो एरिया है इंडिया के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वुमन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। 2018 से लेकर 2022 तक का ये हमारे पास डाटा है। ये इंडिकेट करता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की जो अभी भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। हालांकि अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें, शहरी अगर एरियाज़ की बात की जाए, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर में इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि 2000 में जो अर्बन एरिया में लगभग यहाँ पर 38.9% महिलाएं जो थी काम करती थी, वो अब घट कर 2018 का अगर देखें तो केवल 23.8% ही रह चुकी थी। रूरल एरिया में ये बढ़ रहा है, 12% से बढ़ा है, यानी कि औरतें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ चढ़कर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। और जैसे 50% अगर हमारी जो पॉपुलेशन है अगर वो बिना एम्प्लॉयमेंट के बैठती है, तो GDP का क्या ही होगा, फिर डेवलपमेंट कैसे ही होगा फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से जो रूरल वुमेन है उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें फैमिली अर्निंग वगैरह को बूस्ट किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग में जो महिला होंगी उनका रोल आ सकता है, उनसे पूछा जा सकता है, उनकी जो कहीं ना कहीं उनके हाउस होल्ड के डिसीजन है उनकी अर्निंग से वो डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस की एजुकेशन कहाँ होगी। तो ये सारी चीज़ें